चलिएगा, एक बार सभी आ जाएंगे फटाफट से, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और कैसे हैं आप सभी एक बार मुझे बता देंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करें। अगर हम बात करें आज की क्लास को लेकर, तो आप सभी को पता होगा हम पर डे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चंस में भी हम 1000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है ना। 1000 क्वेश्चन का सबसे पहला टारगेट है, जिसे हम 15 से 20 दिन में कवर करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी की भागीदारी बहुत अच्छे से रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो एक बार मुझे बता देंगे, ऑडियो और वीडियो सारी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर है तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और अब से पहले हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, लेकिन अब हमारे पास आज सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, यानी हिस्ट्री के सारे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। बड़े अच्छे से और डिटेल में सारी चीजों को जानेंगे, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन के थ्रू इतनी चीजों को कवर कर रहे होंगे कि आपको उस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे आप सभी कैसे हैं, और ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है, ऑल ओके है? स्टार्ट करें क्लास को, एक बार थम्स अप कर देंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इतने आप वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह आप कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, ठीक है, वो तो आप करेंगे ही। चलिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन हड़प्पा, सब देखिएगा 75 तक हम कर चुके थे, 75 तक, आज 76 से स्टार्टिंग है। 76 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसके अलावा आप मुझे क्वेश्चन के आंसर करते हुए चलेंगे जो मैं आपसे पूछूंगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताएंगे, ये तो हुआ हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, मान्यता प्राप्त। आप बताएंगे सबसे नदर्न पॉइंट कौन सा था, नॉर्थ का पॉइंट कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का? सबसे साउथ का पॉइंट कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का? सबसे ईस्ट का पॉइंट कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का, ईस्ट का? और सबसे वेस्ट का पॉइंट कौन सा था, और किस नदी पर थे? किस नदी पर थे सबसे साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट पॉइंट? अगर हम इसको लेकर बात करें, तो आप याद रखेंगे सबसे नॉर्थ का पॉइंट जो था वो था मांदा। मांदा था, और किस नदी पर था? चिनाब रिवर पर था। मांदा था और चिनाब नदी पर था हड़प्पा सभ्यता का सबसे नदर्न पॉइंट। वहीं बात करें सबसे सदर्न पॉइंट, वो था दैमाबाद। कौन सा था? दैमाबाद। और दैमाबाद किस नदी पर था? तो प्रवरा नदी पर था दैमाबाद। किस नदी पर? प्रवरा नदी पर था दैमाबाद। इसके अलावा बात करें सबसे ईस्ट पॉइंट जो था, वो था हमारे पास कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, गिरपुर। और आलमगीरपुर किस नदी पर था? तो आपके हिंडन रिवर पर था। किस नदी पर था? हिंडन रिवर पर था आलमगीरपुर। और सबसे वेस्ट पॉइंट को लेकर बात करें, वो था हमारे पास सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर। और सुतकांगे डोर कहां पर था? वो था हमारे पास दास्क रिवर पर, दास्क नदी पर था सुतकांगे डोर, ठीक है, दास्क नदी पर था सुतकांगे डोर। इसके अलावा मैं आपसे पूछने लगूं हड़प्पा सभ्यता का एरिया कितना था? एरिया कितना था हड़प्पा सभ्यता का? तो अब तक जो एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया है, उसके आधार पर 1299 600 किलोमीटर स्क्वायर किसका था? हड़प्पा सभ्यता का क्या था? एरिया। लेकिन उसके बाद कुछ और भी स्थल खोजे गए, और जब स्थल खोजे जाएंगे, सीधी सी बात है, एरिया बढ़ रहा होगा। तो आप ये कहेंगे जब तक एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया था, तब तक हमारे पास हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो था 1299 600 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन वर्तमान में 16 से 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये था 1299 600, और ये किसके अनुसार है? ये है हमारे पास एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन वर्तमान में 16 से 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्या है? इसका एरिया है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का क्या है? एरिया है। अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहां कहां से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां कहां पर था, किन किन देशों में था, तो आपके 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। एक था भारत, एक था पाकिस्तान और एक था अफगानिस्तान। इन 3 देशों में किसका विस्तार था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। 3 देशों में क्या था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। कौन कौन से 3 देश? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखोगे। अगर हम बात करें किसको लेकर? भारत को लेकर, तो सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं? सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं भारत में, सबसे ज्यादा। सेकंड पर कहां से मिले हैं? सेकंड पर मिले हैं पाकिस्तान से। और सबसे कम कहां से मिले हैं? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल मिले हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अफगानिस्तान से जो 2 स्थल मिले हैं, उनके नाम क्या है? तो आप कहेंगे, अगर उनके नाम आप कभी पूछ ले जो कि कहां से मिले अफगानिस्तान से, तो एक का नाम है हमारे पास मुंडीगाक और शुर्तगोई। ये 2 ऐसे स्थल हैं जो कहां से मिले? अफगानिस्तान से मिले हैं। कहां से मिले? अफगानिस्तान से मिले हैं। क्लियर है? याद रखोगे। तो अब तक जो हमने पढ़ा उस पर फोकस करेंगे, छोटा सा रिवीजन। मैंने कहा एरिया कितना है, तो आप कहेंगे एरिया है 1299 600 किलोमीटर स्क्वायर, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। लेकिन उसके बाद भी स्थल खोजे गए हैं, तो वर्तमान में लगभग 16 से 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है।
इसके अलावा सबसे ज्यादा स्थल भारत में, इसके अलावा सेकंड पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन ही हमारे पास देशों में इसका विस्तार है। सबसे ज्यादा भारत में थे और सबसे कम अफगानिस्तान में थे, केवल 2। और अफगानिस्तान के जो स्थल है वो है मुंडीगाग और शुर्तगोई। इसके अलावा सबसे नदर्न पॉइंट मांडा चिनाब नदी पर, सबसे सदर्न दैमाबाद प्रवरा नदी पर, सबसे ईस्टर्न आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, और सबसे वेस्टर्न जो था वो सुतकांगेडोर था दास्क रिवर पर, दास्क नदी पर था। याद रखोगे। अगर सबसे प्रमाणिक समय को लेकर बात करें तो इसमें से सबसे प्रमाणिक समय कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे प्रमाणिक समय जो है सर, इसका नाम है 2500 बीसी से 1750 बीसी। 2500 बीसी से आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, ये रहा हमारे पास। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, ये आपसे पूछा है। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, आपकी बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताएंगे कि कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य, कहां से मिले हैं। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट, सबसे ज्यादा भारत में स्थल कहां से मिले हैं, सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं भारत में, सबसे ज्यादा स्थल भारत में कहां से मिले हैं। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे आलमगीरपुर कहां पर है, आलमगीरपुर नहीं, कालीबंगा कहां पर है, कालीबंगा कहां पर देखने को मिलता है पुरातात्विक स्थल, कालीबंगा। इसके अलावा बताएंगे धोलावीरा कहां पर है, धोलावीरा कहां पर है, किस जगह पर है धोलावीरा, ठीक है ना। इसके अलावा बताएंगे लोथल कहां पर है, लोथल स्थल कहां पर है, लोथल। आप मुझे बताएंगे पोर्ट के साक्ष्य कहां से मिले हैं, पोर्ट के साक्ष्य कहां से मिले हैं, पोर्ट के साक्ष्य। इसके अलावा बताएंगे मुझे हल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, हल के साक्ष्य कहां से मिले हैं। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट मुझे बताएंगे जुते हुए खेत के साक्ष्य के अलावा आप मुझे बताएंगे काले रंग की चूड़ियां कहां से मिली हैं, काले रंग की चूड़ियां कहां से मिली हैं। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। मैंने आपसे ये पॉइंट पूछे, आप इनके आंसर करेंगे। अगर मैं इनसे लेकर बात करूं यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आप कहेगा कुत्ते के साथ ये मिला है रोपड़ से, रोपड़ किस नदी पर था, सतलज नदी पर था। किस नदी पर था, सतलज नदी पर था रोपड़, जहां से हमें मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं, भारत के गुजरात से सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं, सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा कहां पर है, तो राजस्थान में है कालीबंगा। धोलावीरा कहां पर है, धोलावीरा है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में धोलावीरा है। लोथल कहां पर है, लोथल है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में है लोथल। ये स्थल हो गए। इसके अलावा पोर्ट के साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से ही पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं। कहां से, लोथल से ही पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा चाहे हल के साक्ष्य हो, चाहे जुते हुए खेत के साक्ष्य हो, चाहे काले रंग की चूड़ियां हो, चाहे भूकंप हो, ये सभी के समय हमें कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले, कालीबंगा से मिले हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे बताएंगे किस स्थान को कहा गया दीनहीन बस्ती, किसको दीनहीन बस्ती बोला गया है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती किसे बोला गया है, बस्ती किसे बोला गया है। सेकंड आप मुझे बताएंगे दीनहीन बस्ती के अलावा आप मुझे बताएंगे कहां से हमें लकड़ी की नालियां मिली हैं, लकड़ी की नालियां मिली है। बाकी सभी जगह से पक्की नालियां मिली है, यहां से लकड़ी की नालियां मिली है। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा स्थल है जहां से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें कहां से मिली हैं, ये आप मुझे बताएंगे। जो मैंने आपसे पूछा तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइएगा दीनहीन बस्ती किसको बोला गया है, चाहे वो दीनहीन बस्ती हो, चाहे वो लकड़ी से बनी नालियां हो, चाहे वो बेलनाकार मोहरें हो, ये सभी की सभी हमें कहां से मिली है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, 1 मिनट रुकना। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं। कहां से मिले हमें, सारे के सारे कालीबंगा से मिले हैं। किससे मिले, कालीबंगन से मिले। याद रखोगे, ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष अगर कहां से मिले हैं तो वो हमारे पास स्थल है, उसका नाम है सुरकोतड़ा।
क्या नाम है? सुरकोतड़ा है। और सुरकोतड़ा कहां पर है आप मुझे बता देंगे, सुरकोतड़ा कहां पर है? इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बेशक घोड़े के साक्ष्य में है लेकिन वो बिल्कुल अंत में मिले हैं, तो इस पर विवाद रहता है कि ये वैदिक एज के हैं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। तो आप याद रखेंगे, अगर ये पूछेगा कहां से मिले हैं तो आप कहेंगे सुरकोतड़ा से मिले हैं। लेकिन एक और चीज याद रखेंगे, ये लोग जो है वो किससे परिचित नहीं थे, तो आप कहेंगे ये लोग हमारे पास परिचित नहीं थे घोड़े से, है ना, घोड़े से परिचित नहीं थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? किसका प्रयोग किया जाता था? देखिए, ये अपना जो है ना, मूर्तियां बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, मूर्ति और मुद्रा बनाने के लिए एक और चीज का प्रयोग करते थे जिसका नाम था हमारे पास क्या? कांसा। क्या नाम था? कांसा था। कांसा दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? तांबा और टिन। कौन सा? तांबा और टिन है। क्लियर है? तांबा और टिन है। आपने कह दिया, बिल्कुल सही बात है। तांबा और टिन के संयोग से क्या बनता? कांसा मिलता है। तो जो हमारे पास तांबा है वो तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मिल जाता था। कहां से? वो तो राजस्थान वाले क्षेत्र से मिल जाता था, है ना। लेकिन टिन जो है इन्हें कहां से मंगानी पड़ती थी? अफगानिस्तान से। कहां से? अफगानिस्तान से मंगानी पड़ती थी। अब मुझे बताएंगे, कोई भी चीज अगर एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है अफगानिस्तान से तो उसे बनाने में ज्यादा कीमत भी लगेगी, है ना, ज्यादा कीमत भी लगेगी। इसी कारण ये लोग कांसे का प्रयोग तो करते थे और सबसे पहले कांसे का प्रयोग इन्होंने करना शुरू किया। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग तांबे का किया, क्योंकि तांबे का, तांबा राजस्थान में मिलता था लेकिन कांसा बनाने के लिए जो टिन थी ना वो अफगानिस्तान से मंगानी पड़ती थी। जैसे आज आपके समय पर मुझे बताइएगा, चांदी का प्रयोग ज्यादा करते हैं सोने का? तो नॉर्मल आप देखोगे तो चांदी का प्रयोग ज्यादा है क्योंकि सस्ती है। सोने का प्रयोग क्यों है? क्योंकि महंगी है। तो वैसे ही कांसा महंगा पड़ता था क्योंकि टिन जो है अफगानिस्तान से मंगाना पड़ता था। तो सीधी सी बात है, इसका प्रयोग कम किया है लेकिन सबसे पहले करने वाले कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, सभ्यता। लेकिन एक और चीज याद रखेंगे, सभ्यता सबसे ज्यादा प्रयोग की गई धातु, सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया गया? सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया गया? तो आपने सबसे ज्यादा प्रयोग इन्होंने तांबे का किया। किसका किया? सबसे ज्यादा प्रयोग इन्होंने तांबे का किया। ठीक है, किसका किया? तांबे का। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लोग जो है ना, ये लोग बाट बनाने के लिए पत्थर का यूज करते थे। बाट बनाने के लिए एक पत्थर का यूज करते थे। उस पत्थर का नाम, पत्थर के लिए यूज करते थे उसका क्या नाम था? तो आप कहेंगे, जिस बाट बनाने के लिए जिस पत्थर का यूज करते थे उसको कहा जाता चर्ट। क्या कहा जाता था? चर्ट पत्थर। और ये 16 के गुणज होते थे, यानी 16, 32, 64, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमारे पास 16 के गुणज होते थे। ये बाट, 16 के गुणज होते थे बाट। ये किसमें विश्वास करते थे? तो ये मातृ देवी में विश्वास करते थे। किसमें? मातृ देवी में विश्वास करते थे। मातृ देवी में। रीजन क्या था? रीजन था क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्ति मातृ देवी की मिली है। सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी मिली है? सबसे ज्यादा मूर्ति मातृ देवी की मिली है, सबसे ज्यादा मूर्ति। तो ये सत्ता कैसी होगी? आप कहेंगे ये मात्र सत्तात्मक थे, मात्र सत्तात्मक थे। क्लियर है? तो ये भी आप चीज याद रखेंगे। आपसे कहेगा ये लोग कैसे थे, तो आपने सर ये मात्र सत्तात्मक थे। सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो आपने सर सबसे ज्यादा तांबे का किया गया है। लेकिन सबसे पहले कांसे का युग किसने किया? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। इसीलिए इसको बोला गया कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोला गया? कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। ये बाट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? चर्ट नामक पत्थर का यूज करते थे। और चर्ट नामक पत्थर कितने के गुणज होते थे? 16 के गुणज होते थे। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा किसमें विश्वास रखते थे? मातृ देवी में। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी की मिली है तो वो मातृ देवी की मिली है। किसकी मिली है? मातृ देवी की मिली है। इसके अलावा अगर मातृ देवी की मिली है तो ये सत्ता कैसी होगी? तो ये मातृ सत्तात्मक थे। कैसे थे? मातृ सत्तात्मक थे। याद रखोगे? बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये मोहरे बनाने के लिए एक चीज का प्रयोग करते थे जिसका नाम होता था टेराकोटा। आप मुझे बताएंगे टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा क्या होता है? एक एक कमेंट करके बताना जरा। और टेराकोटा के कभी कभी साक्ष्य पूछ लेता है कहां से मिले हैं। तो टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं आलमगीरपुर से। आलमगीरपुर से टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? आलमगीरपुर से। और टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी को आग में पकाना, आग में पकाना टेराकोटा बनाया जाता है।
है ना, मिट्टी को आग में पका के बनाया जाता है, टेराकोटा बनाया जाता है। तो टेराकोटा के साक्ष्य कहां से मिले? आलमगीरपुर से, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, हिंडन रिवर पर है। ये सारे के सारे पॉइंट इसको लेकर आप याद रखोगे। मुझे हाँ या ना बता दो, क्या ये पॉइंट क्लियर है एकदम से? बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, आप इस चैनल पर आए हो, दो चीज समझिएगा, कॉमेडी, मजाक, हंसी, है ना, गुलछर्रे, ये हरकतें यहां पर नहीं होंगी। यहां पर 1 घंटे आप पढ़ोगे और शिद्दत से इतना कंटेंट लेकर जाओगे ताकि आपका एग्जाम निकले, एक नौकरी मिले, बाकी हंसेंगे तो बैठकर, ठीक है ना। उनके साथ भी हंसा था, आपके साथ भी हंसेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? किस युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता? एक कंसेप्ट समझिएगा, एक कंसेप्ट समझिएगा। क्या? एक तो हमारे पास, है ना, हाँ एक मिनट रुकिए, चलिए बढ़े आगे क्यों। चलिए, 3 तरीके की चीजें आती हैं। एक होता प्राग ऐतिहासिक काल। क्या होता? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। एक होता हमारे पास आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। एक क्या होता है? एक होता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में डिफरेंस समझिएगा, क्या डिफरेंस है तीनों में। देखिएगा, जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये होता है प्राग ऐतिहासिक काल, ये वो समय होता है जहां पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब जब लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य जहां पर नहीं मिले हैं, तो सीधी सी बात है, उन्हें पढ़ा भी नहीं जा सका होगा। जब कोई चीज होगी तभी तो पढ़ा जा सकेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अरे खुशबू से पहचानने के लिए खुशबू आनी भी तो जरूरी है, कि पहचान जबरदस्ती लोगे। तो जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो पढ़ा भी नहीं जा सका होगा, है ना। तो ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी नहीं है और उन्हें पढ़ा भी नहीं जा सका, वो हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल है। जबकि हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य तो मेरे भाई मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, वो कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? लिखित साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है, और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी जा सका है, उसे कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल, सॉरी ऐतिहासिक काल। अब आप कहेंगे इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को किस में रखेंगे? एक चीज समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि के साक्ष्य मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। और लिपि को बोला क्या है? गोमूत्री का, गोमूत्री का। अभी मैं समझाऊंगा क्यों बोला गया गोमूत्री का। हलावर्त, 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 वेस्तोफ्रेदम, वेस्तोफ्रेदम, ठीक है ना, वेस्तोफ्रेदम बोला गया है किसको? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जैसे मैं आपका एक नाम लेता हूं, एक बच्चे का, मैंने लिया क्या? मैंने लिया एक नाम, दो नाम लूंगा वरना एक बुरा मान जाएगा। मैंने एक नाम लिया अदिति और एक नाम और ले लेता हूं सिद्धू, है ना, सिद्धू। चलिए कमेंट करते हैं किसी दो बच्चे का नाम लिया जाएगा, किन्हीं दो बच्चों का नाम लिया जाएगा। जैसे मैंने एक नाम लिया, कमेंट करो, चलिएगा, वरना तो कह दोगे तुम तो जेंडर इनइक्वलिटी नहीं रखते हो क्लास में, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। जैसे मैंने लिया एक अदिति, अदिति लिखा कैसे जाता है ये भी तो बड़ी गौर की बात है। अदिति, है ना, अदिति ऐसे ही तो लिखा जाता, अदिति गलत है, सही है, जो भी है। एक लिया मैंने सिद्धू, सिद्धू कैसे लिखा जाता है? सिद्धू। चलो दूसरा लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। अदिति हो गया, और अमन ले लिया, अमन, अमन ले लिया मैंने, दो नाम ले लिए। तो आप एक चीज देख रहे हो, जब मैं इसे लिख रहा था तो आपने गौर किया, मैंने लिखा अमन, तो मैंने कैसे लिखा? लेफ्ट से राइट लिखा। कैसे लिखा? लेफ्ट से राइट लिखा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? पहले वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, पहली लाइन, सेकंड लाइन लेफ्ट से राइट, फिर थर्ड लाइन राइट से लेफ्ट, फिर फोर्थ लाइन लेफ्ट से राइट, फिर इसी तरीके से क्रम चलता था, है ना, इसी तरीके से क्रम चलता था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बोला गया है गोमूत्री का। जैसे गाय का मूत्र यानी टॉयलेट घूम घूम कर बिखर कर चलता है, उसी तरीके से ये लिपि लिखी जाती थी, इसीलिए इसे गोमूत्री का बोला गया है। याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि गोमूत्री का, हलावर्त या फिर वेस्तोफ्रेदम थी। क्या थी? वेस्तोफ्रेदम थी, जो कि जिसकी पहली लाइन जो थी वो कैसे लिखी जाती थी? पहली लाइन राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, इस तरीके से लिखी जाती थी। याद रखोगे, सिंपल है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे, देखिएगा, लिपि के साक्ष्य में दो तरीके से मिले हैं। आप कहेंगे सर दो तरीके से कैसे मिले हैं? देखिएगा, इस वाली पोर्शन पर आइएगा,
ये आपको दिख रहा है, ये हमारे पास एक मोहरे हैं, मोहरों से लिपि के साक्ष्य मिले हैं। जो मोहरे चौखुंटी थी, वर्गाकार थी, उन पर चित्र और क्या मिला है, उन पर चित्र भी मिला है और उन पर लिपि भी मिली है। जबकि गैर वर्गाकार मोहरों पर केवल लिपि मिली है, चित्र नहीं मिले हैं। कई बार क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है? आपसे कहेगा जो वर्गाकार मोहरे थी उन पर कैसी मिले हैं, तो आप कहेंगे वर्गाकार मोहरों पर चित्र के साथ लिपि देखने को मिलती है, जबकि गैर वर्गाकार मोहरों पर चित्र के साथ, मतलब चित्र नहीं है, केवल लिपि लिपि है ना, लिपि लिपि है। इसको पढ़ा नहीं जा सका, क्या पढ़ेंगे? चील मिलाओ, क्या पढ़ेंगे इसे? तो इसको पढ़ा नहीं जा सका, तो मुझे एक चीज बताओगे, तो इसको मैं किस सभ्यता में रखूंगा? किस सभ्यता में मैं इसको रखूंगा, खुद बताना जरा। लिपि तो मिली है, लिपि तो मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो किस में रखूंगा? सीधी सी बात है, साक्ष्य मिले हैं लिखित, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसे रखा जाएगा, है ना। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें तो ऑप्शन आदि ऐतिहासिक काल है नहीं, तो इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता बोला गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगर ऐतिहासिक काल के बारे में पूछा तो अब आप ऐतिहासिक काल बताते, क्या बताते? आदि ऐतिहासिक काल बताते। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट इज द मेन, इसमें ऑप्शन एक लिखना, मुख्य व्यवसाय की जगह। चलिएगा, बताइए मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? अच्छा, मुझे बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, मुझे बताएंगे ये बर्तनों को रंगने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? बर्तनों को रंगने के लिए, को रंगने के लिए किसका यूज करते थे, किस कलर का यूज करते थे? कलर आपको बताना है, कौन सा कलर था जिसको बर्तनों को रंगने के लिए यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बताएंगे हड़प्पा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद, हाँ बताएंगे, एक मिनट रुकिएगा। हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो और कोट दीजी, कोट दीजी, ये हमारे पास किस नदी पर थे? ये किस नदी पर थे, ये आपको जगह बतानी है, ये किस नदी पर थे। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे रोपड़ और बाड़ा किस नदी पर थे? रोपड़ और बाड़ा किस नदी पर थे? रोपड़ व बाड़ा, रोपड़ प्लस बाड़ा किस नदी पर थे? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे रोपड़ बाड़ा के अलावा मुझे बताएंगे हमारे पास लोथल किस नदी पर था? दैमावाद तो मैंने आपको बता दिया था। रोपड़ आप मुझे बताएंगे, लोथल बताएंगे, लोथल कहां पर था? और भगत राव, लोथल और भगत राव, लोथल और भगत राव, ये किस नदी पर थे? ये किस नदी पर थे देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी पर था? हड़प्पा रावी नदी पर था, जबकि मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी ये सिंधु नदी पर थे। कहां पर थे? सिंधु नदी पर थे ये सारे के सारे स्थल। इसके अलावा बात करें रोपड़ को लेकर, तो रोपड़ सतलज नदी पर था, और सतलज नदी पर ही हमारे पास क्या था? बाड़ा था। सतलज नदी पर ही कौन सा था? सतलज नदी पर ही हमारे पास बाड़ा था। इसके अलावा लोथल किस पर था? भोगवा नदी पर था, भोगवा नदी पर हमारे पास लोथल था। और भगत राव किस नदी पर था? तो नर्मदा, नर्मदा नदी पर कौन सा था? वो था भगत राव, वहां पर था, नर्मदा नदी पर था। अब आप एक चीज समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पूछा है। देखिएगा, ये लोग क्या करते थे? ये लोग करते थे व्यापार, है ना, व्यापार करते थे। और व्यापार में अपना सामान दूसरे जगहों पर बेचेंगे, यानी दूसरे देशों में बेचेंगे, है ना। दूसरे देशों से क्या होगा? जब ये ज्यादा व्यापार करेंगे, तो ज्यादा व्यापार करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा व्यापार करेंगे तो दूसरे देशों की चीजें भी तो अपने यहाँ आएंगी। अब हम व्यापार, देखिएगा, कोई भी देश विकसित नहीं होता है, रीजन क्या है? अगर उसका ट्रेड बेकार है, सीधी सी बात है। विकसित देशों के ट्रेड हमेशा अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर की चीज भी आती है और हमारे यहां से चीजें भी जाती हैं, तो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो मुद्रा का स्थानांतरण होता है, चीजों का स्थानांतरण होता है, तो जरूरत की चीजें हमारे पास आ जाती हैं, जो जरूरत की नहीं होती है वो उनके लिए चली जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या चलता है? व्यापार चलता है। तो इन्होंने व्यापार किया दूसरे देशों के साथ और आवश्यकता की चीजों को अपने यहां पर लेकर आए, तो ये विकसित हुए, है ना, विकसित हुए। इसी कारण इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है प्रथम नगरीकृत सभ्यता, प्रथम नगरीकृत सभ्यता, नगरीकृत सभ्यता इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा व्यापार किया, और व्यापार किया तो क्या हुआ? व्यापार किया तो इन्हें बहुत ज्यादा धन मिला। धन का मतलब उस समय का जो चीजें होती थी वो मिली, सामान मिला, ये सारी चीजें मिली, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रथम नगरीकृत सभ्यता।
मुख्य देखिएगा, अगर यहां पर मुख्य नहीं लगाता तब आप आंसर सारे देते, लेकिन मुख्य व्यवसाय पूछा है तो प्रथम नगरीकृत सभ्यता। देखिएगा, आप एक चीज नॉर्मल सी बताइएगा, आपके आसपास गांव में मंडी नहीं देखने को मिलेगी बड़ी, आप कहते हो हम तो मंडी में बेचने के लिए शहर जाते हैं। आप कहोगे शहर क्यों जाते हैं, वो नगरों में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब तक व्यापार कहां होता है, व्यापार बड़े जगहों पर होता है। रीजन क्या है, वहां पर लोग ज्यादा आते हैं इसलिए व्यापार होता है। तो अगर मुख्य व्यवसाय पूछे तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, तभी इनका नगरीकरण हुआ और इसीलिए इसे बोला गया प्रथम नगरीकृत सभ्यता। ठीक है, याद रखोगे। अगर वो ये कहता इनमें से कौन सा उनका मतलब व्यवसाय था, तब ये ऑप्शन सारे सही होते, लेकिन मुख्य व्यवसाय पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। कहता व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था, याद रखेंगे। हो सकता है गलत हुआ होगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप हड़प्पा को याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो, इन सारी चीजों को ये किस नदी पर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। ये तो मैं शायद आपको अभी बता चुका हूं, है ना। इसमें तो शायद आपको किसी चीज को लेकर दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे कैसे थे। ठीक है, इसके अलावा मुझे आप बताएंगे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके आंसर आप करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे बताइए मंत्रोलियन पुजारी कहां से मिला है। मंत्रोलियन पुजारी कहां से मिला है, मंत्रोलियन पुजारी। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपतिनाथ की मोहर, की मोहर कहां से मिली है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे पशुपतिनाथ की मोहर। इसके अलावा मुझे कांसे की बनी नृत्की, कांसे की नृत्की, की नृत्की कहां से मिली है। इसके अलावा हाथी का कपालखंड, हाथी का कपालखंड, का कपालखंड ये कहां से मिला है। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे मन के बनाने का कारखाना, पीतल की इक्का गाड़ी, स्याही की दवात, स्याही दवात, स्याही दवात, पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी, मन का बनाने का कारखाना, मन का मतलब मोती, मन का बनाने का कारखाना, का कारखाना ये कहां से मिला है, ये कहां से देखने को मिलता है। फटाफट से मुझे बताएंगे जो मैंने आपसे पूछा। बी तो ठीक है, बी के आगे भी तो बढ़ो, बीबी के आगे भी जिंदगी है बे, है ना। बीबी बीबी हर जगह थोड़ी एक साथ देगी, कहीं कहीं आपको खुद से भी काम देना पड़ेगा। जब जब जिंदगी की 30 साल आपने बिना बीबी के गुजार दी, तो सोचो कितना बड़ा आपने कपाल खंड काल खंड गुजार दिया बिना बीबी के, है ना। तो आप समझो, बीबी से आगे थोड़ा सा बढ़ो, आंसर देने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, मंत्रोलियन पुजारी, पशुपतिनाथ की मोहर, कांसे की बनी नृत्की और हमारे पास हाथी का कपालखंड, ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो को एक और कहा जाता था मृतकों का टीला। क्या कहा जाता था, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता था। किसको, मोहनजोदड़ो को कहा जाता था मृतकों का टीला, ये भी आप याद रखेंगे। स्याही की दवात, पीतल की कगाड़ी और मन का बनाने का कारखाना, ये तीनों के तीनों हमें कहां से देखने को मिलते हैं, ये तीनों के तीनों हमें देखने को मिलते हैं कहां से, चन्हूदड़ो से, चन्हूदड़ो से। कहां से देखने को मिलते हैं, चन्हूदड़ो से देखने को मिलते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के लोग से, वो किस धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, किस धातु से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे। फटाफट से बताएं किस धातु से ये लोग परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे अपने समय काल में। हाँ, बहुत बढ़िया, लोहे से परिचित नहीं थे। तो आपसे पूछेगा लोहा किस समय पर निकल कर आया, लोहे से परिचित तो नहीं थे, तो आप कहेंगे लोहा सर है ना, लोहा ये उत्तर वैदिक काल में आता है। कब आता है, उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद एक समय आएगा वैदिक काल, वैदिक काल के बाद आएगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में। और सबसे पहला प्रमाण लोहे का, जो सबसे पहला प्रमाण मिला है, सबसे पहला वो मिला है हमारे पास अतरंजी खेड़ा से। कहां से मिला, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से सबसे पहला साक्ष्य मिला है। कहां से, अतरंजी खेड़ा से सबसे पहला साक्ष्य मिला है। याद रखोगी सारी की सारी चीजों को। तो मैंने पूछा था हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, वो हमारे पास कैसे थे, शहरी थे, है ना, शहरी थे, तभी तो उन्होंने इसको पहली नगरीकृत सभ्यता बोला है। क्या बोला, पहली नगरीकृत सभ्यता बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए होते थे, सिंधु सभ्यता के घर किस चीजों से मिलकर बने हुए होते थे, ये आपसे पूछा है। तो आप एक चीज याद रखेंगे, देखिएगा
सिंधु सभ्यता के जो घर है वो मेनली किसके बने हुए होते थे? और देखिएगा, सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो अगर बने हुए होंगे ईंटों के, तभी तो इसको नगरीकृत सभ्यता बोला गया था, है ना? हाँ या ना? हाँ या ना तो बताएंगे। तभी तो इसको नगरीकृत सभ्यता बोला गया, क्योंकि इसके घर किसके बने हुए थे? ईंटों के बने हुए थे, है ना? किसके बने हुए थे? ईंटों के घर बने हुए थे, तभी इसको बोला गया नगरीकृत सभ्यता। इसके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसके आंसर करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे आप बताएंगे क्या शाइन बोर्ड, शाइन बोर्ड मतलब सूचना पट्ट के साक्ष्य, सूचना पट्ट के साक्ष्य, पट्ट के साक्ष्य कहां से मिले हैं? के साक्ष्य। इसके अलावा स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले हैं? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे स्टेडियम के साक्ष्य के अलावा बांध बनाने के साक्ष्य, बांध बनाने के साक्ष्य, बांध बनाने के साक्ष्य। बांध बनाने के साक्ष्य को बोल सकता है जल प्रबंधन के साक्ष्य, जल प्रबंधन के साक्ष्य, जल प्रबंधन के साक्ष्य। ये कहां से मिले हैं? ये कहां से आपको देखने को मिलते हैं? इसके अलावा आप मुझे नेक्स्ट बताते चलेंगे क्या? सबसे पहले ये बताएंगे, इसके अलावा एक और क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम कैसे पड़े हैं? देखिएगा, सबसे पहले ये सिंधु नदी के आसपास आकर बसे, इसीलिए इसको बोला गया सिंधु सभ्यता। फिर इनका और विकास हुआ तो आगे की और बढ़े उनकी आसपास की नदियों में, तो इसको बोला गया सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सिंधु और उसकी नदियों के आसपास आकर बसे। और सबसे पहले खोदा गया स्थल जो था वो था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहला खोदा गया स्थल था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता को बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता। तो तीनों चीजें क्लियर हैं। सिंधु सभ्यता सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास आकर बसे, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु और उसकी आसपास की नदियों को आकर बसे, और हड़प्पन सभ्यता मतलब सबसे पहले खोदा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, इसलिए बोला गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता। तो आपसे आज पूछेगा सबसे पहले खोदा गया स्थल कौन सा था? सबसे पहले खोदा गया स्थल, खोदा गया स्थल, स्थल कौन सा था? तो आप कहेंगे सबसे पहले खोदा गया स्थल था हमारे पास हड़प्पा। कौन सा था? सबसे पहले खोदा गया स्थल था हड़प्पा, याद रखेंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे ये सारे के सारे साक्ष्य कहां से मिले? धोलावीरा, धोलावीरा से साक्ष्य मिले हैं सारे के सारे, ठीक है। और धोलावीरा कहां पर था? धोलावीरा था गुजरात में। कहां पर था? धोलावीरा गुजरात में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें किसके बने हुए थे? ईंटों के, है ना, ईंटों के बने हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुझे एक चीज बताइएगा, इनके लिए एक वर्ड का यूज किया गया है जिसका अर्थ है सिंडन, सिंडन। और सिंडन किसने यूज किया है? सिंडन का यूज किया है मेसोपोटामिया के लोगों ने, मेसोपोटामिया के लोगों ने इसका यूज किया है, मेसोपोटामिया के लोगों ने इसका यूज किया है। और इसका अर्थ है प्रथम कपास उत्पादक, प्रथम कपास उत्पादक इसका अर्थ है। प्रथम कपास उत्पादक क्या है? इसका अर्थ है। तो ये किसने यूज किया है? ये यूज किया है सिंडन वर्ड मेसोपोटामिया की लोगों ने। और किसके लिए यूज किया है? भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। और इसका अर्थ होता है प्रथम कपास उत्पादक। तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन थे? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे बड़े कपास के उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे बड़े कपास के उत्पादक हुआ करते थे उस समय पर। अब अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं, आप मुझे बताएंगे, देखिएगा एक क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, मुझे बताएंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर थी? ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे चीन की सभ्यता किस नदी पर थी? चीन की सभ्यता किस नदी पर थी? चीन की सभ्यता किस नदी पर थी? नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे किसको लेकर, मिस्र की सभ्यता किस नदी पर थी? मिस्र की सभ्यता किस नदी पर थी? मिस्र की सभ्यता किस नदी पर थी, है ना। और सिंधु सभ्यता किस नदी पर थी? सिंधु सभ्यता किस नदी पर थी? सिंधु सभ्यता किस नदी पर थी? मैंने आपसे एक क्वेश्चन करी, मैंने कहा मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये किन नदियों पर थी? अब ये क्यों पूछा गया? क्योंकि इससे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? इससे क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझिएगा। आपसे कहेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर थी, तो आप कहेंगे टिग्रिस नदी पर थी, टिग्रिस नदी पर थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। वहीं बात करें चीन की सभ्यता, हुआंगहो नदी पर थी, हुआंगहो रिवर पर थी चीन की सभ्यता।
और इसी को कहा जाता है चीन का हुआंगो नदी को। मिस्र की सभ्यता थी हमारे पास इस पर टिग्रिस मेसोपोटामिया, नील नदी पर, किस पर थी? नील नदी पर थी हमारे पास मिस्र की सभ्यता। खास बात क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता किस पर थी हमारे पास? ये थी सिंधु नदी पर। कहां पर थी? सिंधु नदी पर थी हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता। कहां पर थी? सिंधु नदी पर थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। अगर आपसे कभी कभी ये पूछ ले, कभी कभी आपसे ये पूछ ले कि जो हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हुआ करती थी, तो ये सारी की सारी सभ्यताएं कहां की थी? ये हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास किसके समकालीन थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो समकालीन का मतलब है कि उस समय के बराबर कौन कौन सी सभ्यताएं चल रही थी। तो आपने कहा ये सारी की सारी सभ्यताएं इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता के पैरेलल थी, बराबर चल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ होता था? सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। चाइनीज की सभ्यता के साथ, यानी चीन की सभ्यता के साथ कोई भी व्यापार नहीं होता था। आप मुझको इसको लॉजिक बता सकते हैं, तो आप कहेंगे चीन की सभ्यता के साथ बिल्कुल भी व्यापार नहीं होता था, क्योंकि उस समय पर भारत और चाइना के बीच एक माउंटेन पड़ता था जो आज भी, जिसका नाम था हिमालय। उस वजह से इनके व्यापार संबंध नहीं थे, लेकिन समकालीन थी। यानी जिस समय पर ये पनप रही थी उस समय पर ये भी पनप रही थी, ये भी पनप रही थी और ये भी पनप रही थी। याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट, एक कह रहा बाय बाय सर आप अच्छा पढ़ाते हो। अरे मेरे भाई, ये कौन सा तरीका है अच्छी तारीफ करने का? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता किसे माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता। देखिएगा यहां से क्वेश्चन के तरीके बनते हैं, कैसे बनते हैं वो चीज समझिएगा। आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता जो है ना, इसकी खुदाई किस तरीके से स्टार्ट हुई? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है वो किस इस तरीके से स्टार्ट हुई? देखिएगा, अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता को लेकर, तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 1842 में, फिर 1851 से 53 में, फिर 1856 में, 1856 में, फिर 1920 से 1921 में। कब? 1920 से 1921 में। अब इस कंसेप्ट को समझ लेना, आगे आने वाली कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी इस चीज को लेकर, अगर आप इसे समझ लोगे। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा 1842 में एक व्यक्ति हुए चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन, है ना, चार्ल्स मेसन। उसके बाद एक व्यक्ति आए कनिंघम, कनिंघम, कनिंघम। उसके बाद आए हमारे पास बर्टन बंधु, बर्टन, दो भाई थे बर्टन बंधु जिन्हें बोला गया। उसके बाद आए जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। अब एक चीज समझिएगा, यहां से कंसेप्ट समझिएगा, यहां से क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे। होता ऐसा है कि 1842 में सबसे पहले दौरा करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अगर दौरा किसी ने किया था तो वो कौन थे? वो थे हमारे पास सबसे पहले दौरा करने वाले, वो थे चार्ल्स मैसन। इन्होंने सबसे पहले दौरा किया, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का दौरा किया सबसे पहले। लेकिन इन्हें लगा अरे भाई अगर इनकी सभ्यता को हमने उजागर कर दिया तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये तो वो वाली बात हो जाएगी क्या कि ये तो हमसे बहुत बड़े हैं, हमसे प्राचीन है। तो इन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया, नहीं दबा दिया, दबा दिया। उसके बाद एक व्यक्ति आए 1851 से 53 के समय पर, जिन्हें कहा जाता भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय भारतीय पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का जनक इन्हें बोला जाता है। ये आते हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने थोड़ी बहुत खुदाई कराई, लेकिन इन्होंने भी एंड में काम बंद करवा दिया। तो बात क्या जरूरी है? बात है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद आए बर्टन बंधु। बर्टन बंधु जो है ना, ये क्या कर रहे थे? ये लाइन, रेलवे लाइन बिछ रही थी इस समय पर। रेलवे लाइन बिछाते समय खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, देखा अरे ये तो गुफा है पूरी की पूरी। नीचे गए, नीचे चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, खोदते चले गए। इन्होंने तो देखा पूरा का पूरा नगर का नगर है ये भाई, ये तो बर्टन बंधुओं ने सबसे पहले वृहद स्तर पर खुदाई की, वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर खुदाई की। लेकिन इन्हें भी जब ऊपर से आदेश नहीं मिले, इन्होंने भी रोक दिया, इन्होंने भी रोक दिया। लेकिन उसके बाद 1920-21 का समय है, 1920-21 के समय पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल किसकी स्थापना करते हैं? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। देखिए पुरातत्व में अब सर्वेक्षण लग गया है, सर्वेक्षण मतलब आप सर्वे करेंगे। तो आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे? सर्वेक्षण विभाग के जनक
कौन थे? तो आपसे कहेगा वो थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल है ना उस समय पर अध्यक्ष थे इसके, और इन्होंने ही आदेश दिया किसको? दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को इन्होंने सबसे पहले आदेश दिया, जाओ और खुदाई स्टार्ट करो, खुदाई स्टार्ट करो, है ना, खुदाई स्टार्ट करो, सबसे पहले आदेश दिया। और इन्होंने सबसे पहले जाकर किसको खोदा? हड़प्पा को खोदा। इसीलिए इस सभ्यता को बोला गया हड़प्पा सभ्यता। समझ पाए? मैं इस सीक्वेंस को आपको दोबारा से रिपीट करता हूं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा 1842 में चार्ल्स मैसनाई सबसे पहले दौरा करने वाले व्यक्ति, 1851 से 53 में करिंघम आई जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, इन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद 1856 में बर्टन बंधुओं ने बरहदी स्तर पर सबसे पहले खुदाई की, लेकिन जब इन्हें पैसा नहीं मिला, आदेश नहीं मिले, तो इन्होंने इस बात को दबा दिया। इसके अलावा 1920-21 में एक व्यक्ति आते हैं जॉन मार्शल, जो कि उस समय पर अध्यक्ष बने थे और स्थापना भी की थी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की, और इसका काम था सर्वेक्षण करना। और इन्होंने यह आदेश दिया किसको? दयाराम साहनी को। और दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा खोदा। किसको खोदा? हड़प्पा को खोदा। इसीलिए इस सभ्यता को बोला गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या बोला गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप याद रखेंगे, तो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की? वो थे हमारे पास दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी थे। याद रखोगे, भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम, और भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल ने ही क्या बोला है? जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता को क्या बोला है? सिंधु सभ्यता जो नाम है ना, सिंधु सभ्यता नाम, ये इन्होंने ही दिया है। सिंधु सभ्यता नाम जो है, सभ्यता नाम इन्होंने ही दिया है। किसने? जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता आपसे पूछे, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम किसने दिया है? सभ्यता नाम किसने दिया है? तो आप कहेंगे वो थे रफीक। रफीक ने सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया है। ठीक है। और इन्होंने ही पशुपति की मोहर को बोला है, पशुपति मोहर को इन्होंने ही कहा है आदतन शिव, है ना, शिव की प्रतिमा, आदतन शिव। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने ही बोला है आदतन शिव, पशुपतिनाथ की मोहर को। याद रखोगे? ठीक है, आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? यानी जहां पर पोर्ट था, पोर्ट था कहां पर? तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो कहां पर था? अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे मोहनजोदड़ो कहां पर था? दो चीजें बड़ी आती हैं। एक वर्ड आता है सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है ना, सिंध का लखनिस्तान किसे कहा जाता है? और आपसे पूछता है ये जो मोहनजोदड़ो था वो कहां पर था, है ना, मोहनजोदड़ो कहां पर देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो कहां पर था? सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? ठीक है, सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? बताएंगे। दो वर्ड है, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान किसे कहा जाता है ना, ये कहां पर था? मोहनजोदड़ो कहां पर था? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में था। कहां पर था? सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था, है ना, पाक के सिंध प्रांत में था। और अगर हम बात करें, एक जगह आती है जिसका नाम है हमारे पास हड़प्पा। कौन सी जगह आती है? हड़प्पा। अगर कभी आपसे हड़प्पा पूछ ले, हड़प्पा कहां पर था? हड़प्पा था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और पंजाब प्रांत जो था उसका भी कौन सा जिला? वो था मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिले में था हमारे पास हड़प्पा। कभी कभी पूछ लेता है जिला भी, मोंटगोमरी जिला। सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान। मुझे बताएंगे आप क्या बताएंगे? मुझे बताएंगे, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा ये कहां से मिला है ना, जिसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया उर्वरता की देवी, है ना। प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन मंजूषा कहां से मिला है? मंजूषा कहां से मिला है? ये कहां से मिला? दोनों चीजें मुझे बताएंगे, दोनों चीजें कहां से मिली हैं? अगर आपसे पूछे स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा और प्रसाधन मंजूषा, ये दोनों की दोनों कहां से मिली? हड़प्पा से मिली। कहां से मिली? हड़प्पा से मिली है। याद रखोगे इन सारी की सारी चीजों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पत्तन नगर था? वो था लोथल। यहां पर हमारे पास पोर्ट था। रोपड़ को लेकर बात करें, सतलज नदी पर था। और रोपड़ में हमें क्या मिला है? कुत्ते के साथ मानव के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूं कालीबंगन को लेकर, तो कालीबंगन का अर्थ था काले रंग की चूड़ियां। तो आप याद रखेंगे कालीबंगन का अर्थ क्या था? तो कालीबंगन का अर्थ था काले रंग की चूड़ियां, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ी क्षेत्र में है।
नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज उसी वर्ष हुई जिस वर्ष जॉन मार्शल ने किसको, दयाराम साहनी को नियुक्त किया था। आप जाओ और किसका काम करो, आप जाओ और काम करो किस पर, आप जाओ और काम करो हमारे पास खुदाई पर, हड़प्पा की खुदाई पर काम करो। कौन थे वो, है ना, कौन थे वो? तो आप कहेंगे वो व्यक्ति थे हमारे पास कौन, वो व्यक्ति थे हमारे पास 1921 में करने वाले दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी थे जिन्होंने 1921 में ये काम किया। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो मैंने आपको दोनों बताई। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। उत्तर प्रदेश में कौन सा? आलमगीरपुर है। गुजरात में कई है, नागेश्वर है ना। इसके अलावा हमारे पास नागेश्वर है, नागेश्वर है। इसके अलावा धोलावीरा है ना। इसके अलावा हमारे पास लोथल गुजरात में है। कौन सा? लोथल गुजरात में है। ये सभी गुजरात के हैं। ये सभी कहां के? ये सभी गुजरात के हैं। सबसे ज्यादा स्थल भी कहां से मिले? गुजरात से मिले हैं। इसके अलावा पंजाब को लेकर बात करें, मोहनजोदड़ो जो है वो तो सिंध में था। सिंध में कौन सा था? सिंध में था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पर था? मोहनजोदड़ो था सिंध में। जबकि जबकि पंजाब प्रांत में क्या था? पंजाब प्रांत में था हड़प्पा। हड़प्पा कहां पर था? पंजाब प्रांत में था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। याद रखोगे? अरे हाँ या ना तो बता दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, हड़प्पा सभ्यता बोला गया क्योंकि सबसे पहले खुदा हुआ स्थल था। सिंधु सभ्यता बोला गया क्योंकि सिंधु नदी के आसपास थे। और सिंधु घाटी की सभ्यता बोला गया क्योंकि सिंधु और उसकी नदियों के आसपास थे। तो क्या उसे मानव सभ्यता बोला गया? क्या उसे लोथल सभ्यता बोला गया? क्या उसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोला गया? जी नहीं, उसको बोला गया सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? एम रफीक के द्वारा ये नाम दिया गया था। किसके द्वारा? एम रफीक के द्वारा ये नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता है? मैंने आपको तीनों चीजें बताई थी। कौन कौन सी? मैंने कहा था अगर आपसे पूछे प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, अगर आप पूछे आधे ऐतिहासिक काल क्या है, आपसे पूछे ऐतिहासिक काल क्या है, इन तीनों में डिफरेंस पूछने लगे तो आप याद रखोगे ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, पढ़ा नहीं गया, आदि प्राग ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य मिले, पढ़ा नहीं जा सका। आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जिसमें साक्ष्य पढ़ा भी जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन लिपि मिली है, साक्ष्य मिले हैं, मोहरों से लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं। तो आप याद रखेंगे इसको रखा गया किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में। किसमें रखा गया? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। याद रखोगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगूं, मुझे एक चीज बताइएगा, मैं आपसे कहने लगूं किस प्रकार की मोहरों से लिपि के साक्ष्य और चित्र दोनों देखने को मिलते हैं, किस प्रकार की वो हमारे पास मोहरें थी, किस प्रकार की वो मोहरें थी जहां पर दोनों चीजें देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे, किसमें विश्वास रखते थे? तो अगर मैं आपसे ये कहने लगूं, वैसे तो आप इमेज से भी पहचान पाओगे किसमें विश्वास रखते थे, लेकिन मैंने आपको बताया भी था सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली है? मातृ देवी की मिली है। और इसी को बोला गया है मातृ सत्तात्मक समाज, है ना। और ये किसमें विश्वास रखते थे? ये रखते थे मातृशक्ति में, है ना। मातृशक्ति में ये लोग विश्वास रखते थे। याद रखोगे? सिंपल है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी? अगर हड़प्पा वासियों की धातु से परिचितता पूछे तो आप सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा वासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा हमारे पास उत्तर वैदिक काल में आया और उसके सबसे पहले प्रमाण उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलते हैं। कहां से? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी हुई होती थी, है ना। हड़प्पा कालीन मोहरें जो है, अरे आज की क्लास जो है ना वो टाइम कम मिला था इसलिए हिंदी में है ना। कुछ क्वेश्चन हिंदी में, हालांकि इसके क्वेश्चन जो है तो वो इंग्लिश में भी था, लेकिन कल से बाइलिंगुअल रहेगा पूरा। प्रॉब्लम क्या थी? आज टाइम नहीं मिल पाता है ना, टाइम नहीं मिल पाया था, बस ये रीजन था। तो हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी हुई होती थी? सेलखड़ी की, कांचली मिट्टी की, गोमत एवं चर्ट की, मिट्टी एवं तांबे की। अधिकतर बनी हुई होती थी सेलखड़ी पत्थर की। किसकी? सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई होती थी। और सेलखड़ी पत्थर कहां से मिलता था? राजस्थान वाले क्षेत्र से। इससे सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई होती थी मोहरें। सेलखड़ी पत्थर। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने हुए होते थे बांस के, ईंट के, लकड़ी के या फिर पत्थर के। बहुत अच्छे से मैंने आपको सब समझाया। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर जो मकान है वो किसके बने हुए होते थे? ईंटों के बने हुए होते थे। इसीलिए इसको कहा गया है नगरीकृत सभ्यता, क्योंकि इसके जो है अधिकतर कैसे थे? नगर जैसे इनके व्यवहार था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? बंदरगाह यानी पोर्ट के अवशेष मिले हैं। किस स्थान से, है ना, किस स्थान से पोर्ट के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, पोर्ट के प्रमाण देखने को मिले हैं? तो मैंने आपको बताया गुजरात का एक शहर है लोथल, वहां से पोर्ट के साक्ष्य देखने को मिले हैं।
किसके पोर्ट के साक्ष्य देखने को मिलते हैं? गुजरात का लोथल। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? मैंने आपको बताया था, बेशक उसके प्रमाण सुरु कोतला से मिले हैं, लेकिन ये लोग इससे परिचित नहीं थे। आप याद रखेंगे, परिचित नहीं थे, बेशक प्रमाण मिले, इस पर विवाद है। विवाद है तो आप याद रखेंगे ये परिचित नहीं थे। फिर आपने क्यों बताया? क्योंकि ये भी पूछता है कि प्रमाण कहां से मिले हैं, और विवाद क्या है कि वैदिक काल का है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो आप याद रखेंगे ये लोग जो है वो किससे परिचित नहीं थे? ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे। बहुत अच्छे से मैंने बताया था, हॉर्स, घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति मिली है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, मंत्रोलियन पुजारी। मैंने एक वर्ड यूज किया था, मैंने कहा था मंत्रोलियन पुजारी, हाथी का कपालखंड, कांसे की बनी नृतकी, कांसे की बनी नृतकी, और हमारे पास पशुपतिनाथ की मोहर। ये कहां से देखने को मिली? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था किस जगह से देखने को मिली है। तो सारी की सारी हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती हैं। जबकि हड़प्पा से लेकर बात करें तो हड़प्पा से क्या मिला है हमें? प्रसाधन मंजूषा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी बोला गया है, ये हड़प्पा से देखने को मिली है। लोथल से पोर्ट देखने को मिला है। रंगपुर कहां पर है? रंगपुर ये गुजरात में एक जगह है। रंगपुर कहां पर? गुजरात में है रंगपुर, याद रखेंगे आप। कभी कभी जगह भी पूछ लेता है, कहां पर? गुजरात में है रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? ये शायद मैंने लिखा तो था, बताना भूल गया। तो अगर आपसे कभी ये पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी अपनी जो बर्तन होते थे उस पर किस रंग की परत चढ़ाते थे, तो उसके लिए लाल या फिर गुलाबी का, गेरुआ का प्रयोग करते थे। गेरुआ आपने देखा है, कभी कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम पशुओं के सींगों पर लगाते हैं, गाय भैंसों के सींगों पर लगाते हैं गेरुआ, तो उसी गेरुआ का यूज करते थे। उसका रंग रेड भी होता है और उसका रंग गुलाबी की तरफ भी होता है। तो या तो ऑप्शन में आपको गुलाबी मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में लाल मिलेगा। तो लाल या फिर गुलाबी जो है इसका प्रयोग किसमें करते थे? अपने बर्तनों को रंगने के लिए करते थे। किसको? बर्तनों को रंगने के लिए करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मात्र शक्ति में? किसमें विश्वास रखते थे? तो ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि इनके सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां से मिली हैं? सबसे ज्यादा मूर्ति मात्र शक्ति की मिली है, यानी इसीलिए किसमें विश्वास रखते थे? मात्र शक्ति में। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया है? कौन सी पद्धति? देखिएगा ये पद्धति का क्या पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस तरीके से घर को 90 डिग्री पर इन्होंने बनाया, जैसे आज के समय पर देखने को मिलते हैं ना 90 डिग्री पर घर, है ना, 90 डिग्री पर घर आपको छतें देखने को मिलते हैं, है ना। इसे कहा जाता है ग्रिड पद्धति। क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है ग्रिड पद्धति। तो आप याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने अपने घरों को 90 डिग्री पर बनाया था, और इस 90 डिग्री की पद्धति को ही क्या बोला जाता था? इसी को बोला जाता था ग्रिड पद्धति। क्या बोला जाता था? ग्रिड पद्धति से बोला जाता था। याद रखोगे, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला। मादा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मादा, मैंने आपको बताया सबसे उत्तरी जो स्थान था वो था हमारे पास मांदा, जो कि चिनाब रिवर पर था, दक्षिणी दैमाबाद परवरा पर था, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर हिंडन नदी पर था उत्तर प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी जो था वो सुतकांगेट और दासक नदी पर था। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि मांदा कहां पर था? चिनाब नदी पर था। जगह कौन सी थी? जगह थी जम्मू कश्मीर। कौन सी थी? जम्मू कश्मीर थी जगह। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है फिर आलमगीरपुर कहां पर था? आलमगीरपुर कहां पर था? तो आप कहेंगे आलमगीरपुर जो है वो यूपी के मेरठ में था, है ना, मेरठ में था। आप मुझे बताएंगे दैमाबाद कहां पर था? दैमाबाद किस स्टेट में था? दैमाबाद कहां पर था? दैमाबाद कहां पर था? बताना जरा एक बार। ये तो जम्मू कश्मीर में हो गया, आलमगीरपुर यूपी में हो गया, फिर दैमाबाद कहां पर था? तो अपनी दैमाबाद महाराष्ट्र में था। कहां पर था? महाराष्ट्र में था दैमाबाद। कहां पर था? महाराष्ट्र में हमें दैमाबाद देखने को मिलता था, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में दैमाबाद। याद रखोगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है, वो कहां से? मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, वो क्या करते थे? उनमें एक जगह थी धोलावीरा। धोलावीरा से हमें दो तीन चीजें मिली हैं, जल प्रबंधन यानी बांध बनाने के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य, सूचना पट्ट के साक्ष्य। सबसे बड़ा लिखित प्रमाण कहां से मिला? धोलावीरा, जो कि कहां पर था? गुजरात में था। तो सबसे बड़ा लिखित प्रमाण कहां से मिला है? वो धोलावीरा से मिला है ना, धोलावीरा से मिला है। ठीक है, धोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला आज का। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर भारत में कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा ही किस शहर के नाम पर है? तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही किसके नाम पर पड़ा है? हड़प्पा के नाम पर पड़ा है। तो सबसे खोदा गया पुराना स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। कौन सा? हड़प्पा है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है?
लोकल नाम क्या है? तो इसे सिंध का नखलिस्तान, और एक और नाम इसके लिए यूज होता है क्या? मृतकों का टीला, है ना? मृतकों का टीला इसके लिए यूज होता है, सिंध का नखलिस्तान और मृतकों का टीला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कपास उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से बोला? यानी जो हमारे पास एक वर्ड यूज किया है ना, एक वर्ड यूज किया, उस वर्ड का क्या नाम था? सिंडन था, कॉटन था, ए और बी दोनों थे, हड़प्पा था। मैंने कहा था मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ड यूज किया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए, जिसका नाम था सिंडन। सिंडन का अर्थ था प्रथम कपास उत्पादक। क्या नाम था? प्रथम कपास उत्पादक। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। आप मुझे बताएंगे प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना जाता है? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के आज हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मुझे फटाफट एक प्यारी सी कमेंट के साथ ये बता देंगे, आपको 1 घंटे पढ़कर कैसा लगा? क्या आपका पूरा का पूरा थ्योरी रिवीजन हो गई? हाँ या ना मुझे बता देंगे। अब कल भी हम एंशिएंट हिस्ट्री के ही क्वेश्चन लेंगे। कल भी हम एंशिएंट हिस्ट्री के ही क्वेश्चन लेंगे, और जब तक एंशिएंट हिस्ट्री को करेंगे, जब तक कि मतलब मिक्स भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हिस्ट्री भी काउंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना? धीरे धीरे हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, मेडिवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी थोड़े क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। ठीक है, उम्मीद है ये जो आपने 1 घंटा दिया है, ये पूरा का पूरा 100% आपने यूज किया होगा मेरे साथ। क्वेश्चन बेशक हमने कितने किए हैं? हमने 75 से 105 तक क्वेश्चन को किया, है ना? 75 से 105 लगभग हमने आज निपटा दिए। कितने? 30 क्वेश्चन के करीब निपटा दिए। लेकिन आप देखोगे तो हम 100+ फैक्ट को लेकर डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप यहां पर लगातार जुड़े रहना। हम एप्लीकेशन पर थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, और यहां पर हम प्रैक्टिस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास सेम वही उसी टाइम होगी, 6 बजे शाम को। तो बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलना। साथ के साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करके जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो हो सके तो लाइक और शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद, है ना, कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करके जाएंगे, और साथ के साथ एक प्यारी सी कमेंट छोड़ के जाएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, बस, है ना? अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना, नो बकवास, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस और डिस्कशन। ठीक है, अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे का डिस्कशन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल हम थोड़े ज्यादा और क्वेश्चन कवर करें। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, तो फैक्टों को लेकर भी बात करते हैं। तो थोड़ा कम क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से होंगे, इतना वादा है। चलेगा, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।